हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज बात होगी इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआईज और डीआईआईज का क्या रुख है पिछले एक सालों में, इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, देखा जाए जहां तक एफआईआईज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं हमारे मार्केट के लिए काफ़ी पिवटल रोल, काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। दोस्तों, पिछले एक सालों में एफआईआईज की रिलेंटलेस सेलिंग हो रही है, लगातार बेच रहे हैं इंडियन मार्केट में। क्या रीज़न है, क्यों बेच रहे हैं? और ऐसा लग रहा है कि कभी इंडियन मार्केट में आएंगे ही नहीं दोबारा, इतनी हैवी सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ मार्च में ही उन्होंने 47,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कर दी है। दोस्तों, जनवरी से लेके अभी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ में उनकी सेलिंग है करीब करीब 1,30,000 करोड़ रुपए, जो कि 18 to 19 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, क्या रीजन है? लगातार बेच रहे हैं। बताऊंगा, 2 मिनट में बताऊंगा आपको कि क्या मुख्य कारण है कि एफआईआईज बेच रहे हैं। एक सालों में उन्होंने एक साल में 36.5 बिलियन डॉलर, 2,74,000 करोड़ रुपए का माल ऑफलोड कर चुके हैं इंडियन मार्केट से। और वहीं हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो लगातार कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं इंडियन मार्केट में, और वो लगातार नीचे के लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि डीआईआईज एफआईआईज को टक्कर देने में नेक टू नेक फाइट हो रही है, बट थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। जहां एफआईआईज ने एक साल में 36.5 बिलियन डॉलर का सेल कर दिया, डीआईआईज ने करीब करीब 29 मिलियन डॉलर यानी 29 बिलियन डॉलर, दोस्तों 29 बिलियन डॉलर यानी कि 2,17,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो इतना कहा जा सकता है कि एफआईआईज की जहां हैवी सेलिंग है वही डीआईआईज का रेजिलियंस है, डीआईआईज का हर निचले लेवल पे बाइंग है। कहा जा सकता है कि बहुत ही जबरदस्त टसल चल रहा है बाइंग और सेलिंग का। दोस्तों, एफआईआईज का बेचने का जो मेन रीजन क्या हो सकता है, जो मेन मुख्य रीजन है दोस्तों, अगर देखा जाए मार्च में मेरे को ऐसा लग रहा था पर्सनली कि उनकी मार्च में 25 मार्च को लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। अभी भी मार्च में 3-4 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। अगर देखा जाए तो मार्च में ऐसा लग रहा था कि 4 उनकी बाइंग आई थी और ऐसा लग रहा था कि एक बार बाइंग पोजीशन में आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, मार्च में उनकी सबसे बड़ी बाइंग है 800 करोड़ रुपीज़ की, और सबसे बड़ी सेलिंग मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज़ की है। तो काफ़ी दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे हैं एफआईआईज नाराज है क्या हमारे मार्केट से? क्या एफआईआईज हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाराज है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफआईआईज का इंडियन मार्केट में आना, किसी दुनिया के इमर्जिंग मार्केट में जाना, लाइक ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, हांगकांग, ये उनका शुरू से इट्स ए पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ देयर स्ट्रेटजी। अगर देखा जाए 2017 में, 2017 में भी उन्होंने काफ़ी रिलेंटलेस और हैवी सेलिंग करी थी, और एक बारी ऐसा लगा था कि वो दोबारा आएंगे ही नहीं इंडियन मार्केट में। और दोस्तों, 10 या 12 साल पहले, मैं पिछले 12 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करता हूं, 12 या 13 साल पहले अगर एफआईआई 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए की सेलिंग कर देते थे तो वो फिनेंशियल एक्सप्रेस में, बिजनेस स्टैंडर्ड में या इकोनॉमिक टाइम्स में हेडलाइंस बन जाता था, और ऐसा लगता था कि साला इंडियन मार्केट क्रैश कर जाएगा, सारा इंडियन मार्केट। बट ऐसा आज के डेट में नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर आए हैं, काफ़ी डीमैट्स अकाउंट भी खुले हैं। सभी हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, सारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, हमारे जो एचएनआईज हैं, उनको काफ़ी बिलीव है कि हमारा मार्केट रिजिलियंस दिखाएगा और अल्टीमेटली इसको आना ऊपर ही है। कहा जाता है मार्केट के बारे में दोस्तों, पूरे विश्व के मार्केट में कहा जाता है कि मंदी टेम्पोररी है और तेजी परमानेंट है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मार्केट ने अगर देखा जाए पिछले 30 सालों में CAGR जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 12 से 14% का रहा है स्टॉक मार्केट में। इसलिए सभी को इनकरेज किया जाता है कि आप स्टॉक मार्केट में आइए और पैसे को लगाइए अपने फिनेंशियल एडवाइजर के सलाह से। दोस्तों, एफआईआईज क्या आएंगे दोबारा इंडियन मार्केट में? जरूर आएंगे। हमेशा ऐसा होता है, जाते हैं और आते हैं। जो 5 बेसिक रीजन है दोस्तों उनके जाने का, फिलहाल जो बेच के जा रहे हैं, हैवी सेलिंग कर रहे हैं, एक साल में 2,75,000 करोड़ रुपए का सेलिंग कर चुके हैं, पिछले 3 महीने में 1,30,000 करोड़ रुपए, तो बहुत ही हैवी सेलिंग। दोस्तों, जो मेन रीजन है, हमेशा पता है कि वो लोअर लेवल पे पैसे लगाते हैं जब मार्केट क्रैश हो जाता है,
जब पिछले कोरोना आउटब्रेक में मार्केट क्रैश हो गया था, तो उनको सबको काफ़ी डर गए थे, सभी रिटेल इन्वेस्टर या सभी जो इन्वेस्टर होते हैं वो डर जाते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास मैच्योरिटी होती है, जो काफ़ी परिपक्व होते हैं, या जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो लोअर लेवल का इंतजार करते हैं। एक तो ये रीज़न है दोस्तों कि उन्होंने 8,000 7,500 के लेवल पे पैसे लगाया है जब निफ्टी थी, और उनके सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे प्राइस पे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे थे, वो बुक कर रहे हैं प्रॉफिट। महंगाई का बढ़ना पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, इन्फ्लेशन कोरोना आउटब्रेक के बाद, रसिया यूक्रेन वार के रीजन से पूरे वर्ल्ड में कोरोना, बेसिक जो पर्टिकुलर रीजन है वो कोरोना ही है, जिसके वजह से महंगाई और इन्फ्लेशन अमेरिका में 40 से 44 ईयर्स का, जर्मनी में 30 ईयर्स का, इंग्लैंड में 34 से 35 ईयर्स, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो महंगाई और इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। इवन इंडिया भी अछूता नहीं है इन्फ्लेशन से, भले ही वो डेटा में नहीं शो हो रहा हो, बट इंडिया में भी इन्फ्लेशन कंपेरेटिवली है। वो ऐसी और बात है कि वर्ल्ड के हिसाब से शायद कम होगी जहाँ तक डेटा की बात है, बट अल्टीमेटली दोस्तों सबको पता है कि स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन से काफ़ी डरता है। तीसरा रीजन है दोस्तों, वर्ल्ड की जितनी भी कमोडिटीज़ है, चाहे वो मेटल्स है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कोल है, फर्टिलाइजर है, ऑयल एंड गैस, ब्रेंट, हर चीज़ में तेज़ी है कोरोना के बाद और रसिया यूक्रेन वार के बाद। तो ये भी एक रीजन है दोस्तों, वन ऑफ द रीजन्स फॉर देयर हैवी सेलिंग। ये 3 रीजन हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना, सबको पता है दोस्तों कि जब कोरोना आउटब्रेक होगा तो वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी थी और वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री थे, सबने खूब धड़ाधड़ नोट छापे थे। सबने नोट छापा और लोगों के हाथों में पैसा दिया। जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में आते हैं। उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाया। अब वो देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। इवन फेडरल रिजर्व ने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है मार्च 12 को, और अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाया है 0.25%। और वर्ल्ड की सारी कंट्रीज प्लान कर रही है कि हम बैंक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी को कम करेंगे मार्केट में। लिक्विडिटी को कम करने से महंगाई थोड़ी घटेगी। ये भी रीजन है कि वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लेके आए हैं, प्रॉफिट में बैठे हैं, पैसे को लेके जाएंगे, जिसका लेकर आए उसको देंगे और प्रॉफिट बुक करने का उनकी स्ट्रेटेजी होती है। तो दीज आर द रीजंस दोस्तों कि वो हमेशा बुक करते हैं प्रॉफिट और अपने पैसे को एक्यूमुलेट करते हैं। जो चौथा रीजन है दोस्तों, अगर आप देखा जाए इंडाइसेस वर्ल्ड वाइड, इवन अमेरिका का इंडाइस हो या इंडिया का निफ्टी हो, बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, हार्डली 7 to 8% ही गिरा होगा। अगर इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी का जो हाई है वो 18,600 का है और अभी निफ्टी 17,200 के आसपास है। तो अगर देखा जाए तो हार्डली 8% ही गिरा है निफ्टी। लेकिन जो हमारे स्टॉक्स हैं, जो हमारे मिड कैप हो या स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स है, वो काफ़ी गिर चुके हैं अपने हाई से। जो लेटेस्ट कंपनियां जो आई हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनियां आई हो, चाहे पेटीएम हो, नायका हो, इन तरह की कंपनियां, जोमेटो हो, देवयानी, ये तो काफ़ी गिर चुके हैं, इनकी तो बात ही करना बेकार है। इवन जो निफ्टी या ब्लू चिप्स जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, जिसमें एफआईआईज की होल्डिंग मोर देन 20% है, सम ऑफ द स्टॉक्स में तो उनका होल्डिंग 30 to 40% है, लाइक कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस में भी 33%, टीसीएस, जो भी बड़ी ब्लू चिप्स कंपनीज है दोस्तों, चाहे वो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, बैंक्स हो सारे, या फिर मेटल कंपनी में टाटा स्टील हो, ये सारी, एशियन पेंट हो, ये सारी कंपनीज में उनकी होल्डिंग होती है, बट वो भी अपने टॉप से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं आज के डेट में, भले ही इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरा हो। और स्मॉल कैप और मिड कैप की तो ज़बरदस्त धुलाई हुई है दोस्तों। क्या इंडियन मार्केट क्रैश होगा या वर्ल्ड का सारा मार्केट क्रैश होगा? ऐसी संभावना बताई जा रही है कि पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन है, वार भी चल रहा है, मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ डर बना रहता हो, फिर कहीं हल्ला हो रहा है, चाइना में कोरोना आ चुका है दोबारा, फिर फोर्थ लहर की या फोर्थ इसकी बात हो रही कि चौथी बार कोरोना आएगा। हो सकता है मार्केट इन सब चीज़ों से डरेगा, बट अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। और जो भी अच्छे स्टॉक्स जो कम प्राइस पे मिल रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस पे, चाहे वो HDFC बैंक हो, HDFC हो, इन्फोसिस हो, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, बहुत सारे अच्छे, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोको, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, इवन अशोक लीलैंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेकर, उनका एडवाइस लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक रीजंस व्हाई FIIs आर रिलेंटलेसली सेलिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।